एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की साइकोलॉजी के अंदर। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे इसमें स्कोप ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो हमारी साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, कौन कौन से स्कोप होते हैं, क्या क्या आप इसमें सीख सकते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज पे इस पे ध्यान दिया गया है। मतलब कि साइकोलॉजी तो हमारी सीमित है ही नहीं, वो तो असीमित चीज है। तो फिर भी इन्होंने बताया गया है कि भाई जो डिफाइन इसको किया गया है ना हमारी साइकोलॉजी को, तो ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर का विज्ञान है हमारा। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है हमारा, वेरियस चीजें होती हैं इसमें, कैन स्टडी फ्रॉम द वेरियस एंगल। तो अलग अलग एंगल से हम इसको पढ़ते हैं। फैक्ट दैट ऑफ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी वाइड ऑफ द रिसेंट ग्रोथ साइकोलॉजिकल नॉलेज हैज बीन द टर्म्स ऑफ द पर्पज ऑफ डिटेल्स ऑफ एक्यूरेट स्टडीज। तो हम अपनी सही सही चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, तो यही उद्देश्य होता है हमारा साइकोलॉजी। अगर हमें साइकोलॉजी की नॉलेज हमें होती है तो हम हर चीज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर जो होते हैं इसके अंदर, जो स्पेशल फील्ड जो हमारी ब्रांचेस के अंदर होते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमारा जो सबसे पहले आता है जनरल साइकोलॉजी। तो अभी जनरल साइकोलॉजी के अंदर जो हम डील करते हैं वो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सामान्य सिद्धांत जो होते हैं साइकोलॉजी के, उनके बारे में हम सीखते हैं। इसमें डिस्क्राइब किया गया हमारी जो हमारे यूनिवर्सल्स, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो हमारी जो सबसे जो ऐसी विशेषताएं हैं जो हर जगह होती है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो कंसर्न इसमें यही किया जाता है कि मेंटल लाइफ ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इसमें जो नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होता है, उसका जो मानसिक स्थिति होती है, मानसिक जीवन जो होता है, उसके बारे में इसमें सीखा जाता है, पढ़ा जाता है। और व्हेन आर द मार्क आई एम द स्टडिंग साइकोलॉजी। अगर कोई ये बोलता है कि जब ये बोले कि आई एम स्टडिंग द साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, वी मीन्स टू से, इसका मतलब क्या है कि आई एम स्टडिंग जनरल साइकोलॉजी। तो वो जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहा था, यानी कि सामान्य साइकोलॉजी होती है वो पढ़ रहा होता है। तो जनरल साइकोलॉजी को यही बोला जाता है, आई एम स्टडिंग इन साइकोलॉजी, क्योंकि खाली साइकोलॉजी हमारी सामान्य होती है। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारी जो साइकोलॉजी होती है, नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे कंपेरेटिव एंड एनिमल साइकोलॉजी। तो इसमें कंपेरेटिव एंड एनिमल साइकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर ऑफ, एक मिनट भाई नेट बंद कर देते हो। तो इसमें हमारा आ जाता है कंपेरेटिव एंड एनिमल साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड द कंपेयर ऑफ द कॉन्ट्रेंस इट विद दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो इसमें जो कंपेरेटिव होती है ना, इसका मतलब कंपैरिजन करना होता है, तुलना करनी होती है। ठीक है, तो इसमें एनिमल साइकोलॉजी के अंदर भी आ जाती है। इसमें तुलना का मतलब ये हो जाता है कि इसमें जो कंपैरिजन किया जाता है, हमारे बिहेवियर का कंपैरिजन किया जाता है, एक आदमी का, एक इंसान का, इंडिविजुअल इंसान के साथ बिहेवियर में कंपैरिजन किया जाता है, एक एनिमल्स का एनिमल्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि तुलनात्मक चीजें जिसके अंदर देखी जाती है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी ऑफ द कंपेयर्स ऑफ बिहेवियर पीपल ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर इसमें जो कंपैरिजन वाली जो चीजें होती हैं इस साइकोलॉजी के अंदर ये देखी जाती है कि ये इंसान ऐसा है, इसके कंपैरेटिव ये ज्यादा मेहनती है, ज्यादा अच्छा है, इसमें ये गुण है, इसमें वो गुण है, ये पशु है, ये शरीफ होता है, ये दूध देता है, ये मांसाहारी, ये शाकाहारी। तो इस तरीके की जो हमारे जो तुलनात्मक जो चीजें होती हैं वो इस साइकोलॉजी के अंदर हम टीच करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी साइकोलॉजी आ जाती है नंबर 3 पे, साइकोलॉजिकल, जो हमारी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर देखा जाता है और फंक्शन देखे जाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के। फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी जो फिजिक्स है, जो हमारी जो शारीरिक साइकोलॉजी है, उसके अंदर तो हम क्या ही देखेंगे, भी स्ट्रक्चर देखेंगे शरीर का और उसके काम किस तरीके से करता है। जैसे कि सेंस ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम का अपना काम होता है, मसल्स का, ग्लैंड्स जो होता है, अंडरलाइनिंग जो हमारा बिहेवियर होता है वो किस तरीके का है। तो इसमें सारा का सारा इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे बॉडी फैक्टर्स और ह्यूमंस बिहेवियर है वो देखा जाता है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसमें पूरे के शरीर के बारे में जानकारी, यानी कि कोई चल रहा है तो वो क्यों ऐसे चल रहा है, उसकी चाल को रीड करना, फेस को रीड करना। तो इस तरीके की जो चीजें होती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर आती है, कि फिजिक्स को देख करके जिसके बारे में समझा जाए। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाती है जेरियाट्रिक्स साइकोलॉजी, जेनेटिक साइकोलॉजी। जेरियाट्रिक्स में तो बड़े बुजुर्गों की आ जाती है। तो इसमें हमारी जो जेनेटिक जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जेनेटिक साइकोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी बोली जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट यानी कि विकासशील जो हमारी साइकोलॉजी होती है। तो इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो बिहेवियर और डेवलपमेंट करते हैं, बर्थ थ्रू द चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, जवानी, किशोर अवस्था और ओल्ड एज। तो जेनेटिक में क्या होता है, जेनेटिक में होता है कि एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी किशोर अवस्था आती है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो ये तीनों जो स्टेज होती है ना, इन सभी के बारे में इसके अंदर जो है पढ़ा जाता है। तो इससे सारी की सारी चीजें, और ये जो स्टडी फैक्टर्स जो होते हैं इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर का भी बचपन होता है तो किस तरीके का बिहेवियर होता है, बच्चा किस तरीके का बिहेवियर करता है, जब वो बड़ा होता है तो जब वो किशोर अवस्था होती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जब वो ओल्ड एज में चला जाता है तो उसका बिहेवियर और तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी जेनेटिक साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हम इसमें पढ़ते ही हैं कि किस किस तरीके का फिजियोलॉजिकल भी डेवलपमेंट होता है और मेंटली भी डेवलपमेंट होता है। वैसे वैसे समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी जो है अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो डिसऑर्डर होता है, जैसे कि ओल्ड एज में जाने के बाद मेंटल हेल्थ जो है फिर से हमारी जो फिजिक्स, अगर फिजियोलॉजिकल चीजें खराब होंगी तो डेफिनेटली फिर हमारी मेंटल प्रोसेस भी खतरे में आ सकता है।
ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के बिहेवियर की हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे कि बर्थ टू अबाउट एज, तो जन्म से लेकर के 12 साल का जो बच्चा होता है उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। ओवरलैप्स विद द जेनेटिक साइकोलॉजी, तो इसमें ओवरलैप्स होता है, हमारी जो जेनेटिक साइकोलॉजी होती है उसी का ओवरलैप इसके अंदर होता है, यानी कि इसमें बचपन से पढ़ते हैं तो इसमें भी 12 साल के बच्चे में वही जेनेटिक चीजें आ जाती हैं, तो वही चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इसमें जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है वो हमारी एक इंसान के साथ डील करती है। हु आर द यूजुअल ऑफ स्टडीज द मेंटल डिसऑर्डर इज द कॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। तो अबनॉर्मल जो साइकोलॉजी होती है वो हमारी ऐसे इंसान के बिहेवियर के साथ डील करती है जिसका बिहेवियर अबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल नहीं होता है, जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है, कोई डिसऑर्डर या कोई जो मानसिक स्वास्थ्य जो उसका खराब होता है। तो ऐसे पर्सन से जो डील करते हैं और उसके कारण और ट्रीटमेंट के बारे में जब हम जानते हैं तो वो हमारी अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज इट इज इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर एंड हाउ द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर्स। तो इसमें जो हमारी सोशल साइकोलॉजी होती है इसमें तो सारा का सारा एक इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर देखा जाता है कि वो खुद के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है या फिर वो बाहर जिससे मिल रहा है उसके साथ उसका कैसा बिहेव है। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा जो बिहेवियर है इसी के बारे में इसमें जाना जाता है। और इसमें जो स्टडी की जाती है वेरियस टाइप, यानी कि अलग अलग टाइप के फिनोमिना और किसी भी तरीके की पब्लिक ओपिनियन, भाई दूसरों की सलाह लेना या फिर कोई भी किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, कोई भी अफवाह है, कोई एटीट्यूड है, कोई बिलीफ सिस्टम में भी कोई किसी चीज़ में विश्वास कर रहा है, और क्राउड बिहेवियर जो भीड़ भाड़ का जो बिहेवियर होता है, तो सोसाइटी के अंदर जो भी कोई चीज़ें होती है समाज के अंदर, वो सारी की सारी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो रेफर करती है ऐसे स्टडी को जिसमें टेक्निकली चीज़ें जो होती हैं हमारी यूजुअली जो एम्प्लॉयड से डायग्नोज ट्रीटमेंट है और मेंटली और इमोशंस और अबनॉर्मल पर्सनैलिटीज़ जो होती है इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो अबनॉर्मल पर्सनैलिटी हमारी होती है, इमोशनल होती है, मेंटली प्रॉब्लम जिनको होती है, उनके टेक्निकल तरीके से उनका डायग्नोज किया जाता है, उनका जो सारे की सारी थेरेपीज होती हैं या उनका इलाज किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि भी एक मेंटल कंडीशन जिसकी ख़राब है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम उसी के अंदर पढ़ेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये दिक्कत है और कैसे इस दिक्कत को ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो किसको डिवोटेड करती है, सोल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अप्लाइड साइकोलॉजी कि भाई ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं और कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने जो की जाती है वो इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। और इस साइकोलॉजी के अंदर जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न ऑफ द एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल्स, बिजनेस और हमारी पर्सनल, वोकेशनल और लीगल साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो अप्लाइंसेस में आती हैं कि भाई जो वर्क किया जाता है, यानी कि एजुकेशनल फील्ड हो जाता है हमारा, इंडस्ट्रीज जो हमारी फैक्ट्री कंपनियां हो जाती हैं, बिजनेस हैं हमारे। ठीक है, पर्सनल जो हमारी चीज़ें हैं, और लीगल यानी कि कानूनी तौर पर ये साइकोलॉजी जो है पढ़ी जाती है। ये अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर सारे कानूनी तौर तरीके हमें पता होता है कि यहाँ कौन सा कानून लागू होता है, ये लीगल है, ये कानून के हिसाब से चीज़ें सही हैं या ये गलत है, लीगल है इलीगल है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो भी एजुकेशनल में तो पता ही है, इसमें स्टडी इंडिविजुअल जो स्टडी होती है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारी एजुकेशनल जितनी भी हमारी सिटिंग्स हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें जो स्टडी होती है क्लासरूम बिहेवियर, स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप की भी एजुकेशन, जब बच्चा जब भी पढ़ता है तो क्लासरूम में जाता है तो उसका बिहेवियर किस तरीके का है, स्टूडेंट का, बच्चे का और टीचर के बीच में किस तरीके का रिश्ता है, और स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिश्ता होता है, स्टडी मेथड और टीचिंग मेथड वो किस तरीके का है, कि भाई जो बच्चा पढ़ रहा है उसका मेथड किस तरीके का है और जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसका मेथड किस तरीके का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। और इसमें एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होती है आल्सो टेंड द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। तो इसके अंदर सारी की सारी इस साइकोलॉजी के अंदर जो स्टूडेंट होता है पढ़ते टाइम, अगर उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो वही नेक्स्ट हम इसके अंदर आ जाती है हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो वही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर तो आपको पता ही है, जैसे कि इंडस्ट्रियल से ही नाम हम समझते हैं कि भी जो हमारी फैक्ट्री और कंपनियों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें जो बिहेवियर होती है, इसमें ऐसे बिहेवियर की स्टडी की जाती है इंडस्ट्रियल सिटिंग्स के अंदर कि इसमें डील किया जाता है रिलेशनशिप ऑफ द बिटवीन मैन एंड मशीन। तो इसमें रिश्ता देखा जाता है कि इंसान और मशीन के बीच में कैसा रिश्ता है। प्रोडक्टिविटी देखी जाती है इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल सिटिंग की कि भाई वो जो जगह है उसमें किस तरीके की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट किस तरीके के बन रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटिंग्स को। रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो जो भाई जो मैनेजमेंट है यानी कि जो बॉस है उनके बीच में, जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके बीच में कैसा रिश्ता है।
और जो जॉब सेटिस्फेक्शन देखा जाता है कि जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो अपने काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। और इसमें जो डील विद द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री सो एज द मेक ऑफ द कंडीशन ऑफ सूटेबल। तो इसके अंदर जो ह्यूमन्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसमें सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्री के अंदर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जाता है और जो सूटेबल कंडीशन होती है उसको रखा जाता है और वर्कर को जो है मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेटेड फील हो सारे के सारे वर्कर, वर्क अप द मैक्सिमम ऑफ द पोटेंशियल्स और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल्स इनके अंदर हो काम करने की। ठीक है? तो अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से काम भी कर पाएँगे। मोटिवेट नहीं रहेंगे तो मोटिवेट में क्या हो जाता है, कभी-कभी अवार्ड दे दिया, बोनस दे दिया, तनख्वाह बढ़ा दी और उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया तो छुट्टी कर दी किस 1-2 दिन की। तो मतलब इसी तरीके की जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पोटेंशियल्स को बढ़ा देती हैं, वर्क की क्वालिटी को बढ़ा देती हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। तो ये वही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर होता है कि भई किस तरीके से जो बॉस होते हैं या फिर जो मालिक होते हैं कंपनियों के, वो अपनी जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार या बिहेवियर जो है वो रखें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल तो प्रयोगशाला ही होती है भई हमारी, ये तो ब्रांचेज़ हैं हमारी साइकोलॉजी विद दोज़ ऑफ द थ्योरीज़, प्रिंसिपल। जब हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें थ्योरी, उसके सिद्धांत, इन सभी चीज़ों को तो पढ़ा ही जाता है और क्या प्राप्त करते हैं यूजुअली एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है? और एक्सपेरिमेंटल के जो मेथड होते हैं उन्हीं के थ्रू हम ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। इनकी ब्रांचेज़ जो होती है हमारी साइकोलॉजी की वो राइज़ होती है उससे। साइकोलॉजी इक्वल अदर साइंस, ठीक है? तो इसके इक्वल्स जो है, जो हमारी साइंस होती है वही अराइज़ होती है। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का तो उससे हमारा और भी विज्ञान जो है, साइंस जो है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हम रिसर्च करते जाएँगे उतना ही हमें चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान होता चला जाएगा, साइंस का ज़्यादा जो है वो प्रगति जो है वो होती चली जाएगी। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें पैरासाइकोलॉजी। तो भाई पैरासाइकोलॉजी जो है वो एक ऐसा फील्ड है इस साइकोलॉजी के अंदर होती है, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मतलब कि ऑल साइकोलॉजी फिनोमेना देयर द apparently cannot be the explained the term of scientific law principles like the telepathy, ठीक है? और क्लेरेंस और डावासिंग टेलीकिनेसिस या फिर हमारी मिडिमिस्टिक टेंट्स ऑफ द पॉलिटिक्स। तो इसमें जो पैरासाइकोलॉजी होती है, पैरासाइकोलॉजी के अंदर तो ये सारी ही चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हमारे साइकोलॉजी के अंदर फिनोमिना हो जाता है, अभी किसी भी तरीके का हमें संदेह होना या किसी भी तरीके की चीज़ों को सीखना, और इसमें इसमें टर्म जो होता है वो हमारे साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, लॉ और सिद्धांत के अनुसार जो सारी चीज़ें की जाती है। टेलीपैथी में क्या होता है, टेलीपैथी एक कनेक्शन होता है हमारा वेव्स का, तरंगों का। तो टेलीपैथी आपने सुना होगा कि एक इंसान यहाँ चीज़ें सोच रहा है तो दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा याद आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब वो टेलीपैथी कनेक्शन होता है और वो टेलीपैथी ऐसी इस तरीके के मैसेज जाते हैं। तो इसमें सारी के सारी जो हमारे टेलीकाइन्स या फिर मीडियम टेंस हैं, ये सारे के सारे हमारे उसी चीज़ के उदाहरण, उसी चीज़ के एग्जाम्पल हैं जो कि पैरासाइकोलॉजी के अंदर हमारा पढ़ा जाता है। ठीक है? तो मेंटली वेव्स जो होती हैं उनके बारे में इसमें सीखा जाता है, और ये अदर ब्रांचेज भी होती हैं भई हमारी साइकोलॉजी की, जैसे कि हमारी इसमें पॉलिटिकल साइकोलॉजी हो जाती है, इसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी हो जाती है, जो मर्डर करते हैं, चोरी-चकारी करने वाले जो हमारे लोग इस तरीके के होते हैं, जो जेल में रहते हैं लोग उनके प्रति, वो हमारी इसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी आ जाती है। लीगल साइकोलॉजी आती है, कानून के आधार पर हम सारी चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है? पॉलिटिकल राजनीति के आधार पर हम ये चीज़ें सीख पाएँ। तो इस हर तरीके की साइकोलॉजी होती है, और भी तरीके की आपकी हो सकती है, ये सिलेबस के अनुसार हमारी इतनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भई अब हम देखते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो वही हमारा जो लाइक एवरी साइंटिफिक सब्जेक्ट साइकोलॉजी टूल अवॉन द टूल मेथड। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भई हमारी जो स्टडिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से मेथड देखेंगे भी कौन-कौन से मेथड होते हैं हमारे साइकोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल और सिस्टमैटिक। तो ये तो सबसे मेन ही होता है। जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ का पता ही नहीं लगा पाएँगे और उस चीज़ पे काम ही नहीं कर पाएँगे, और सिस्टमैटिक नहीं करेंगे, आगे-पीछे अगर कुछ होगा, इधर-उधर कुछ होगा तो भी हम उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाएँगे। तो हर चीज़ के लिए सिस्टमैटिकली होना या ऑब्जर्वेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सबसे ख़ास मेथड है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसके। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन से सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो इंट्रोस्पेक्शन से यानी कि भई अपने अंतर्मन में झाँकना, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने आप को ऑब्ज़र्व करना कि भई मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कितना ज्ञान है, मैं कहाँ सही हूँ, क्या गलत हूँ, क्या सुधारने की मुझ में ज़रूरत है। तो ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी नहीं आएगी, आप दूसरों की ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पाएँगे। दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल आ जाती है प्रयोगशाला। तो किसी भी चीज़ को आज़माने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पे कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। साइकोलॉजी या कोई भी मेथड एक्सपेरिमेंट तो होना ही चाहिए। क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री। तो इसमें हमारी क्लिनिकल और केस हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर। तो भई रेटिंग स्केल होना चाहिए, भई एक चीज़ का माप-तोल और मेज़रमेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए, भई लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है? और क्वेश्चनराइज़िंग चीज़ें होनी चाहिए, भई किसी चीज़ से सवाल करोगे आप, उसकी लिस्ट बनाओगे, फिर आप रेटिंग स्केल से देखोगे कि इसकी रेटिंग कितनी है, कितना हमने काम किया है, कितना हमारा सही रहा है और कितना हमारा गलत रहा है। तो ये मेज़रमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साइकोलॉजी के अंदर। जेनेटिक डेवलपमेंटल जो हम चीज़ें देखेंगे तो ये तो आ ही जाती है जेनेटिक और
जो हमारे डेवलपमेंटल, तो हमारी जो मेंटल मानसिक तौर पर जो डेवलप है, और जेनेटिक चीज़ें जो हैं उनके बारे में पता करेंगे साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि जन्मजात कितनी है और मेंटल डेवलप जो है वो कितना हुआ है। तो उसमें टेस्टिंग मेथड भी होते हैं हमारे, जो कंपैरिजन ऑफ साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट जिस पर किए जाते हैं कि भी साइकोलॉजी कैसी है, और एजुकेशन के हिसाब से एक होता है कि एक इंसान की मानसिक स्थिति ऐसी है और उसको एजुकेशन अच्छी दी जाए तो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो सकती है, ठीक है। और एक साइकोलॉजी के अनुसार कोई बच्चा गलत संगत में है और वहाँ से गलत चीज़ें सीख रहा है, गलत एजुकेशन पा रहा है, तो उसकी कंपैरिजन वहाँ पर गलत हो सकती है। तो टेस्टिंग मेथड भी देखे जाते हैं। टेस्टिंग मेथड में यही होता है कि टेस्ट करके देखा जाता है कि भी एजुकेशन के हिसाब से कि भी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, कंपैरिजन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो हम इसमें देखेंगे फॉलोइंग आर द स्टेप इन द एक्सपेरिमेंट। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें कौन कौन से स्टेप पर हम ध्यान देंगे, कौन कौन से स्टेप लेके चलेंगे कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट करना है साइकोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई यानी कि प्रॉब्लम को पहचानना सीखेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, फॉर्मिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। तो भाई फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी हाइपोथेसिस की जो चीज़ें हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके की कल्पना कर रहे हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशंस बिटवीन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिपेंड ऑफ द वेरिएबल्स। तो इसमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यानी कि उसमें किसी चीज़ पे आश्रित होना या फिर कोई चीज़ स्वतंत्र होना, इस चीज़ों के बीच में अंतर जानना सीखेंगे कि भी कोई चीज़ स्वतंत्र है या फिर कोई चीज़ दूसरे पर डिपेंड है, तो उसके अंदर क्या अंतर है, वो किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, इसमें आ जाएगी हमारी रैंक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के हिसाब से हम ज़रूर देखेंगे, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भी वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो एनालाइज़ करेंगे हम रिज़ल्ट का एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि भी जो हमारे जो स्टेप हम उठा रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। तो इसमें सबसे बाद में हम परिणाम को ज़रूर एनालाइज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस बाय द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो बाद में हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारे हाइपोथेसिस थे, यानी कि हाइपोथेसिस यानी कि हमने जैसी कल्पना की थी, क्या हमारे एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, क्या हमारे परिणाम भी वही हैं जिसकी हमने कल्पना की थी। तो इसमें हमने देखना है हाइपोथेसिस बाय द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारा हाइपोथेसिस जो है वो वैसा ही होना चाहिए, कल्पना जैसी हमने की है वैसा ही हमारा रिजल्ट है या नहीं है, या फिर हमें फिर से काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। तो वही आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो अब हम देखेंगे इसमें साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कि भी साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। तो बायोलॉजिकल जो है, बायोलॉजी के अंदर हमारी सारी की सारी आ जाती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी हम करते हैं ह्यूमन्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजिकल में सारी की सारी, जैसे कि एनाटॉमी यानी कि हमारे शरीर की जो संरचना होती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल जो होती है हमारी सारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल हो जाती है हमारी शरीर की संरचना। फिजियोलॉजी में आ जाता है कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो इसमें उसके सारे के सारे ऑर्गन हैं, या फिर हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करती है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर्स कैसा है, या फिर हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और स्टडी ग्रो लाइट देयर द बिहेवियर एंड देयर क्लोजली रिलेटेड ऑफ द स्टडी मेंटल फंक्शन सच ऑफ द मेमोरी इंटेलिजेंस। और इसमें परसेप्शंस आ जाएंगे और इमोशंस आ जाएंगे। तो जो हमारी बॉडी है, हम इसके अंदर जो स्टडी करते हैं तो उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं क्लोजली। तो यही ये चीज़ इससे रिलेटेड भी होती है कि भी जो स्टडी है वो हमारे मेंटल फंक्शन किस तरीके से हो रहे हैं। मेंटल फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, मेमोरी याद कैसे करते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धि कितनी है, परसेप्शन धारणाएं हमारी कैसी हैं, भावनाएं कैसी हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। व्हाट डू यू लर्न अबाउट द ब्रेन। तो इसमें हम जो है ब्रेन के बारे में सीखते हैं सारी की सारी चीज़ें। द नर्वस सिस्टम एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, तो वो सारा का सारा हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि शारीरिक प्रोसेस होता है। विल बी यूज ऑफ यूर स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। जो कि सारा का सारा किस में यूज़ होता है, ये सारा का सारा हमारा साइकोलॉजी की स्टडी जब हम करते हैं तो इसमें हमारा फिजियोलॉजिकल यानी कि नर्वस सिस्टम हो जो होता है हमारा फिजियोलॉजिकल, वो सारा का सारा हमारा साइकोलॉजिकल स्टडी के अंदर काम आता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ब्रेन की साइकोलॉजी की जाती है, ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली फिजियो जो हमारी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइंस जो होती है वो एक दूसरे से अटैच पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजी फॉर द नर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशन। कि भी जो नर्सिंग प्रोफेशन होता है या जो नर्स होती है उसके लिए साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो ये चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है, ये हमारे जो बिहेवियर होता है उसका विज्ञान हम इसके अंदर प्राप्त करते हैं। तो बिहेवियर जो है पर्सनल वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द अचीविंग ऑफ टारगेट एंड ग्रोथ एंड प्रोफेशन। तो वही जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो हमारे टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। और अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। तो प्रोफेशन ऑफ नर्स ऑफ द डेडिकेट्स ह्यूमन्स ऑफ द सेंटिमेंटल्स। तो ये सारी की कंपैरिजन ऑफ द सेक्रीफाई ऑफ सर्विसेज। तो भी जो नर्स होती है, प्रोफेशनल नर्स होती है, उसको बहुत ही डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने काम के प्रति सतर्क होना चाहिए, सेंटिमेंटल उसकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, उसमें कंप्रेशन से जो त्याग की भावना, सेवा की भावना, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो और क्या क्या होना चाहिए नर्स के अंदर वो देखते हैं इसमें।
तो अभी अब हम इसमें देखेंगे गिवन बिलो इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द साइकोलॉजी एंड द यूजफुलनेस ऑफ इट्स स्टडी फॉर नर्स। तो जो नर्स की जो स्टडी होती है इसके अंदर सबसे पहले जब हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल टिप्स हम इसके अंदर देख सकते हैं जो यूजफुल होते हैं और मतलब किसके लिए, एक नर्स के लिए। तो स्टडी नर्स के लिए साइकोलॉजी की स्टडी क्यों ज़रूरी होती है, कुल मिला के ये पॉइंट इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन द नर्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो वही अगर साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर नर्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी में नर्स क्या सीखती है, तो उसको सबसे पहले एक्सप्लेन सीखना चाहिए कि नर्स को अबाउट कॉन्सेप्ट जो नर्स होती है उसको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, माइंड का जो कॉन्सेप्ट होता है यानी कि ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ठीक है, व्यवहार के अंदर इंसान के, वो सारी की सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। दूसरा नर्स को क्या पता होना चाहिए इसमें, नर्स अबाउट द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड द इमोशनल्स एंड पर्सनैलिटी हेल्थ एंड द सिकनेस। तो जो नर्स होती है उसको सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि भी मेंटल प्रोसेस क्या है, भावनाएँ क्या हैं, पर्सनैलिटी क्या है, स्वास्थ्य क्या है, बीमारियाँ क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो इसका मतलब साइकोलॉजी वीक है नर्स की। तो ये नर्स की जो साइकोलॉजी है उसी को देखने के लिए सारी की सारी चीज़ें नर्स को पता होनी चाहिए, तभी वो मानी जाएगी कि हाँ साइकोलॉजी उसको आती है। तो इसमें अंडरस्टैंड है ऑन द बिहेवियर, एटीट्यूड, डिज़ायर एंड इमोशंस। तो उसको समझना चाहिए, यानी कि एक नर्स को समझ में आ जाना चाहिए किसी इंसान का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डिज़ायर उसकी मतलब कि इच्छा क्या है, उसकी भावनाएँ क्या हैं। तो ये चीज़ें अगर वो समझती है तो इसका मतलब उसकी साइकोलॉजी स्टडी जो है वो अच्छी है और साइकोलॉजी उसकी अच्छी है। तो दूसरा उसको क्या समझना चाहिए, बिहेवियर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का बिहेवियर समझना चाहिए, डॉक्टर का बिहेवियर समझना चाहिए और रिएक्शन का पता होना चाहिए, पेशेंट के रिलेटिव जो होते हैं उनके रिएक्शन को भी समझना आना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साइकोलॉजी के अंदर। दूसरा सराउंडिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ सराउंडिंग। तो चारों तरफ की जो चीज़ें होती हैं, सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, अब इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके का माहौल है, और उसको सारी की सारी जो हमारे जो साइकोमैटिक जो हमारे होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में भी समझना चाहिए, ठीक है? इमोशंस वाले जो होते हैं, साइकोमैटिक इंटरपर्सनल रिलेशंस भी आ जाते हैं कई बार इसके अंदर, तो इसमें जो सारा रीज़न होता है, माल एडजस्टमेंट, एस्टेब्लिश ऑफ द इफेक्टिव एडजस्टमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर एस्टेब्लिश अच्छे से नहीं है या रिलेशन अच्छे से नहीं है या माल एडजस्टमेंट, एडजस्ट कम हो रखा है चीज़ें, तो उन्होंने एडजस्टमेंट भी सीखनी है और रिलेशंस जो होते हैं उनको स्टेबल भी करना आना चाहिए। और वही स्टडी का जो प्रोफेशनल जो नर्सिंग होती है वो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसकी स्टडी में, ठीक है? साइकोलॉजी है तो उसकी स्टडी में प्रोग्रेस हो जाएगी, और साइकोलॉजी आती है तो वो इन सभी चीज़ों को भी समझ जाएगी, ठीक है? और अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो जितने भी हमारे साइकोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे सिद्धांत हैं उन सभी को नर्सिंग के अंदर अप्लाई करके उसको चलना चाहिए। तो भई ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही यूज़फुल होती हैं एक नर्स के लिए। एक नर्स के लिए साइकोलॉजी की स्टडी इसीलिए ज़रूरी होती है कि ये सारी चीज़ें समझने में उसको आसानी रहे, ठीक है? तो ये हमारा जो चैप्टर है या टॉपिक है ये हमारा साइकोलॉजी का होता है यहीं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।